सास बहू और एक चटोरी चुड़ैल। एक गांव में सीता और गीता नाम के सास बहू रहते थे। सास सीता और बहू गीता के बीच 1 मिनट भी कभी नहीं जमता था। वो एक दूसरे को हमेशा गालियां देते और मारतान करते रहते थे। एक दिन जब सास बहू झगड़ा कर रहे थे तो वहाँ एक चटोरी चुड़ैल पहुँचती है। वो चुड़ैल उनके घर के छत पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए उन दोनों के झगड़े को बड़े मजे से देख रही थी। सीता बड़े गुस्से में अपनी बहू से बोलती है, अरे मैं तुझे क्यों बोल रही हूँ, मुझे तो अपने बेटे को बोलना चाहिए। पता नहीं राह चलते तुझसे शादी करके घर ले आया। इस तरह सीता बोलती है। तब गीता बोलती है, अच्छा अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि तुम जैसी औरत मेरी सास बनने वाली है तो मैं तेरे बेटे से कभी शादी करती ही नहीं। इस तरह गीता बोलती है। ये सुनकर सीता बोलती है, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर तुझे इतना ही मुश्किल हो रहा है तो मेरे बेटे को तलाक दे दे और यहाँ से चलती बन। इस तरह सास बोलती है। तब गीता अपनी सास से बोलती है, अरे वाह, मैं क्यों छोड़ के जाने लगी? अगर आपको इतनी ही मुश्किल हो रही है तो आप ही इस घर को छोड़कर जा सकती हो, तब कम से कम इस घर से आपकी जान तो छूटेगी। इस तरह दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। इन दोनों का झगड़ा सुनकर ऊपर बैठी हुई चुड़ैल मजे लूटते हुए जोर जोर से हंस रही थी। बड़े मजे से झगड़ा कर रहे हैं दोनों। बड़ा मजा आ रहा है तुम दोनों को देखकर। इस तरह सोचकर वो चुड़ैल हंस रही थी। थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद दोनों सास बहू अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गीता को बड़ी भूख लग रही थी। वो अपने लिए गर्मा गर्म उपमा बनाती है। ये सब ऊपर से वो चटोरी चुड़ैल देख रही थी। जब गीता हाथ धोने के लिए जाती है तो वो चुड़ैल चुपके से आकर उसका प्लेट में रखा सारा उपमा खा लेती है और प्लेट वहीं रखकर वापस चली जाती है। हाथ धोकर जब उपमा खाने के लिए गीता आती है तो खाली प्लेट को देखकर वो दंग रह जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, अभी तो मैंने खाने के लिए उपमा यहीं रखा था, किसने खा लिया होगा? हाँ, जरूर ये मेरी सास का काम है। इस तरह मन में सोचकर गुस्से से वो खाली प्लेट लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है। जाकर बोलती है, इतनी ही भूख लगी थी तो मुझसे मांग लिया होता, चोरों की तरह खाने की क्या जरूरत थी? इस तरह गीता बोलती है। इसकी बातें सुनकर सीता बोलती है, चोरी छुपे खाना खा लिया, मैं किचन में भी नहीं गई थी। इस तरह बोलती है। तब गीता, झूठ मत बोलिए सासू माँ, अब आई थी और आकर आपने मेरा सारा उपमा खा लिया, मुझे सब पता है। इस तरह गीता बोलती है। तब सीता बोलती है, तुझे कैसे पता? तूने देखा है मुझे खाते हुए? इस तरह सीता पूछती है। तब गीता बोलती है, पता नहीं, मुझे सब पता चल जाता है। हाँ, इस तरह गीता बोलती है। तब सीता, देख गीता, मेरा नाम सीता है और तू मेरी बहू गीता, जो मैं बोलूं उसे तुझे मानना ही पड़ेगा। फिर कभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगी। इस तरह सीता बोलती है। सीता की बात सुनकर गीता तालियां बजाते हुए बोलती है, अरे वाह सासू माँ, कि अब सिर्फ चोरी छुपे खाना ही खा सकती थी, डायलॉग पे डायलॉग बोले जा रही हैं मुझसे। इस तरह गीता बोलती है। तब उसकी सास बड़े गुस्से से बोलती है, देख गीता, तुझे एक बात में समझ नहीं आ रहा क्या? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करने लगी? बोल। मुझे अगर भूख लगेगी तो मैं खुद बनाकर खा लूंगी या होटल से मंगवा लूंगी, लेकिन तेरे प्लेट से चोरी छुपे खाने की जरूरत मुझे क्या पड़ने लगी? इस तरह सीता बोलती है। सीता की बात सुनकर गीता थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और बोलती है, सासू माँ, आपकी बात में लॉजिक तो है, लेकिन ना आपने खाया और ना मैंने, तो फिर उपमा को खाया किसने? इस तरह गीता पूछती है। तब सीता बोलती है, हाँ, कोई चुड़ैल आकर खा गई होगी। हाँ, इस तरह सीता बोलती है। तब अचानक दोनों की नजर उनके घर में रखे आईने पे पड़ती है। उस आईने में उनके घर के छज्जे पे बैठी हुई चुड़ैल की तस्वीर उन्हें दिखाई देती है। चुड़ैल को देखते ही दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। उनकी समझ में आ जाता है
कि ये सब उस चुड़ैल का ही किया धरा है। दोनों को एक आइडिया आता है। दोनों अपने अपने आइडियाज एक दूसरे के कान में बताते हैं। रात हो चुकी थी। छज्जे पे बैठी हुई चुड़ैल को बड़ी भूख लग रही थी और वो खाने की ताक में इधर उधर देख रही थी। वहाँ सीता और गीता भूतों की तरह भेष बनाकर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर अपनी चटोरी चुड़ैल दंग रह जाती है। अरे बहू, शायद उस चुड़ैल को पता नहीं कि हम दोनों भूत हैं, भूत। वो बेचारी सोच रही है कि उसने हमारा खाना चुरा कर खा लिया है, लेकिन बेचारी के समझ में ये नहीं आ रहा कि हम दोनों चाहकर ही उसे खाना खूब खिला रही हैं। ये बात सुनकर बेचारी चुड़ैल डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे ये लोग क्या बातें किए जा रहे हैं। भले ही ये लोग भूत हों, लेकिन ये मुझे क्यों खाना खिला रहे हैं। इस तरह वो अपने मन में सोचती है। तभी गीता अपनी सास से बोलती है, त्योहार से पहले हम बकरियों को खूब खाना क्यों खिलाते हैं सासू माँ? भगवान को उसकी बलि चढ़ा सकें। इसी तरह इस चुड़ैल को खूब खिला पिलाकर आज रात को हम उसकी बलि चढ़ा देंगे। इस तरह बातें कर कर गीता और सीता जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल डर जाती है और डर के मारे कांपते हुए सोचती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। जैसे मछली अपने आप जाल में फंस जाती है, मैं भी खुद ब खुद इनके घर चलकर आई और यहाँ इस तरह फंस गई। हाँ, मुझे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये दोनों तो मेरी बलि चढ़ाकर मेरी सब्जी बनाकर खा जाएंगी। इस तरह सोचकर वो चुड़ैल वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है। चुड़ैल को गायब देखकर सास बहू दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तब गीता बोलती है, देखा सासू माँ आपने, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम चुड़ैल के भी पसीना छुड़वा सकते हैं। तब सीता बोलती है, हाँ गीता, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ सासू माँ, इसीलिए आज से हम दोनों बिना किसी झगड़ा किए मिलजुल कर रहा करेंगे। इस तरह बहू बोलती है और इस तरह दोनों सास बहू उस दिन से एक होकर बड़े प्यार से मिलजुल कर रहने लगते हैं। अहंकारी सास। इस गांव का नाम आनंदपुर है। इस गांव में चामुंडेश्वरी नाम की एक अहंकारी सास और बहुत ही नरम दिल और अच्छी बहू सीता रहते थे। अपने नाम के अनुसार ही सीता बहुत ही सहनशील औरत थी। एक दिन चामुंडेश्वरी को जब नींद खुली तो सीता उसके लिए कॉफी नहीं लाती है। इसकी वजह से चामुंडेश्वरी बोलती है, सीता, अरे ओ सीता, इस लड़की का दिन ब दिन आलस बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये जानती नहीं कि जैसे ही मेरी नींद खुलती है मुझे बेड कॉफी की जरूरत पड़ती है। ये बात सुनते ही सीता कॉफी का कप लेकर कमरे में आती है। अरे सासू माँ, आज जरा दूध वाले ने दूध देर से डाला था, इसीलिए कॉफी बनाने में लेट हो गया। अब प्लीज गुस्सा मत कीजिए। कॉफी वाले के बहाने तूने और भी देरी कर दी है ना। मैं सब समझती हूँ तेरा आलस। जाकर चाय नाश्ता बनाने की तैयारी कर। ये बात सुनते ही बहू वहाँ कॉफी का कप रख देती है और रसोई घर में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। तभी कमरे में चामुंडेश्वरी का पति सुंदर राव पहुँचता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे चामू, ये क्या हर दिन बहू को कुछ न कुछ कहती रहती है। जरा अपने जबान पर लगाम रखा कर। क्या बात है जी, आज तो आपकी जबान भी चल रही है। इस चामुंडेश्वरी को ना अपनी बहू से और ना पति से उल्टा जवाब सुनने की आदत है। जाओ जाकर अपना काम संभालो। छी, इससे तो बात करना ही बेकार है। हाँ। इस तरह चामुंडेश्वरी अपने पति और बहू दोनों को अपने अहंकार से बहुत सताती थी। एक दिन अचानक चामुंडेश्वरी का छोटा बेटा लव मैरिज करके अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच जाता है। ये देखकर चामुंडेश्वरी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जब दोनों घर के अंदर पहुंचते हैं तो चामुंडेश्वरी अपने बेटे से बोलती है, ये सब क्या है बेटा? इस तरह किसी अनजान लड़की के साथ तू शादी करके घर कैसे पहुँच गया? माँ,
मैंने इस लड़की से प्यार किया है माँ, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली है। इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी माँ? तुझे क्या लगा कि तेरे माँ बाप मर गए हैं? तूने एक बात भी हमसे क्यों नहीं कहा? माँ, मुझे ये सब नहीं पता। मैंने प्यार किया इसलिए शादी करके ले आया। चल तू अंदर चल। इस तरह बोलकर शिवाजी अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चला जाता है। चामुंडेश्वरी की समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो सर पकड़कर बैठ जाती है। कमरे में जाने के बाद शिवाजी की पत्नी प्रियंका अपने पति से बोलती है, अरे ये सब क्या है जी? आपने सासू माँ से इस तरह से क्यों बातें की? उनको बहुत बुरा लगा होगा ना? अरे प्रियंका, तुम तो अभी अभी इस घर में आई हो, आगे आगे तुझे खुद ही पता चल जाएगा मेरी माँ कैसी है। तू ये सब छोड़, खुश रहना मेरे घर में। इन दोनों की बातें चामुंडेश्वरी चुपके से सुन रही थी। ये सब क्या है? मेरा बेटा उस लड़की का नौकर बन गया है क्या? इस चामुंडेश्वरी के बारे में इस घर आई नई बहू को भी पता चलना चाहिए। अब मुझे ये सोचना होगा कि उसके लिए मैं क्या करूं। इस तरह बोलकर चामुंडेश्वरी अकेले में कुछ सोचती है और एक निर्णय लेती है। अभी इसको मजा चखाती हूँ। अगर इस छोटी बहू को डराना है तो उसके सामने पहले बड़ी बहू को डांटना होगा और ये देखकर ये छोटी बहू भी डर जाएगी। इसे पता चलना चाहिए कि ये चामुंडेश्वरी कितनी ढीठ औरत है। इस तरह का निर्णय लेने के बाद चामुंडेश्वरी हमेशा इसी मौके की तलाश में रहती थी कि कब दोनों बहुएं एक साथ एक जगह मिल जाएं। इस तरह एक दिन जब दोनों बहुएं मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थीं, तब चामुंडेश्वरी वहां पहुंचती है और दोनों को देखते ही उसको बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और वो गुस्से में सीता से बोलती है, क्यों री सीता, मैं तेरी सास हूँ और तू मेरे ही सामने डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर खाना खाएगी? तेरी इतनी मजाल। ये बात सुनते ही सीता डर के मारे उठ खड़ी होती है, लेकिन प्रियंका इनकी बातों की कोई परवाह नहीं करती। ये देखकर चामुंडेश्वरी मन में सोचती है, अरे ये क्या, सीता तो मेरी बात सुनते ही डर गई और ये छोटी तो बिल्कुल मेरी बातों की परवाह भी नहीं कर रही। कहीं इस छोटी का मुझसे ज्यादा अहंकार तो नहीं? इस तरह वो मन में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद प्रियंका अपने पति शिवाजी के पास जाकर बोलती है, अरे शिवा, तुम्हारी माँ तो अहंकार के हार को अपने गले में डालकर ही घूम रही है क्या? क्या वो जानती नहीं कि अगर अहंकार इतना बढ़ जाए तो वो हार ही सांप बनकर डस लेता है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, इसीलिए मेरी माँ के अहंकार को तोड़ना होगा हमें। उसके लिए हमें कोई रास्ता जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। हाँ, एक काम करते हैं, मैं अपनी बुआ को बुलाऊंगी। वो आएगी तो तुम्हारी माँ की अकल ठिकाने लग जाएगी। एक बार अपना फोन दो, मैं तुरंत अपनी बुआ को फोन लगाती हूँ। इस तरह प्रियंका शिवाजी का फोन लेकर अपनी बुआ को फोन करके उन्हें तुरंत यहाँ आने के लिए बोलती है। उनके प्लान के मुताबिक ही अगले ही दिन प्रियंका की बुआ कांतम इनके घर पहुँचती है। अपनी बुआ को देखकर प्रियंका बहुत खुश होती है और बोलती है, हाय बुआ, कैसी हो आप? घर पर सब कुशल मंगल है ना? हाँ हाँ बेटा, घर पर सब ठीक है। ये दोनों बातें कर रहे थे कि तभी चामुंडेश्वरी वहां पहुंचती है और इन दोनों को देखकर चामुंडेश्वरी पूछती है, कौन है ये औरत? सासू माँ, ये मेरी बुआ कांतम है, अभी अभी गांव से आई है। अच्छा, तो क्या तेरी बुआ को ये भी नहीं पता किसी के घर जाते वक्त खाली हाथ नहीं जाते? अरे ओ, मैंने भी तेरे ही तरह बहुत सारा अहंकार दिखाया और अपना सारा पैसा खो बैठी और अब देखो घर घर फिरना पड़ता है मुझे। उसकी बातें सुनते ही चामुंडेश्वरी सोचती है, अरे ये क्या, मैं क्या बोल रही हूँ और ये क्या कह रही है? क्या ये मुझे इनडायरेक्टली बोल रही है कि मैं अहंकारी हूँ? इस तरह वो मन में सोचकर, चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो 1-2 दिन रुक जाओ। बेटी प्रियंका, अपनी बुआ को अंदर ले जाओ। इस तरह बोलकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक आधी रात को चामुंडेश्वरी को दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन कोई भी उसका ख्याल नहीं करता। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है। कोई मुझे अस्पताल ले जाओ। हाँ, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई मेरी मदद करो।
इस तरह चामुंडेश्वरी दर्द से करा रही थी। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन किसी आवाज को सुनकर सीता को होश आता है और वो दौड़ते हुए अपनी सास के पास पहुंचती है। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं आ गई हूँ। मैं आपको अभी अस्पताल ले जाती हूँ सासू माँ, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरह बोलकर वो तुरंत अपनी सास को अस्पताल ले जाती है। सीता के साथ बाकी परिवार वाले भी अस्पताल पहुंचते हैं। तब डॉक्टर आकर चामुंडेश्वरी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि अब वो ठीक है। तब बिस्तर पर पड़ी चामुंडेश्वरी के पास कांतम पहुंचती है और बोलती है, देखा आपने, आप हर दिन अपने अहंकार की वजह से अपनी बहू को ताने मारती थी और हमेशा कोसती रहती थी, लेकिन देखा आपने अंत में क्या हुआ। आपकी बड़ी बहू सीता ने ही आपकी जान बचाई है। ये सब देखकर आपको क्या समझ में आया बताइए। एक औरत में, खासकर एक सास में होने वाला सर्वप्रथम गुण अहंकार नहीं है, अच्छाई ही सबके काम आती है। सास होने का अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह कांतम समझाती है। कांतम की बातें सुनकर चामुंडेश्वरी बोलती है, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से अपनी बहू के साथ ही नहीं, बाकी किसी के साथ भी मैं अहंकार से बर्ताव नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ कि अगर आपकी जबान अच्छी हो तो सब आपके दोस्त बन जाते हैं। आज से मैं अपनी जबान से किसी को बुरा भला नहीं कहूँगी। इस तरह चामुंडेश्वरी को अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी सास की बातें सुनकर प्रियंका अपनी बुआ कांतम से बोलती है, अरे बुआ, आपके आए तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, इतने में ही मेरी सास में इतना बदलाव क्या किया आपने? इस तरह प्रियंका पूछती है। तब कांतम बोलती है, अरे मैं क्या करती बेटी, मेरे आए तो बस 2 ही दिन हुए हैं, इतने में ही आपके मामा जी ने फोन कर दिया और मुझे वापस आने को बोला। इसीलिए मेरे पास तेरी सास में बदलाव लाने के लिए वक्त नहीं था। कल रात को जब तेरी सास सो रही थी तो उनके दूध में मैंने गैस की टैबलेट डाल दी थी, बस और क्या। तेरी सास ने कल रात को वही दूध पिया और उसके शरीर में गैस बढ़ गया और उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक हो गया है। इस तरह कांतम सारी बात प्रियंका को बताती है। पूरी बात सुनकर प्रियंका बोलती है, अरे वाह बुआ, आप तो बड़ी समझदार हो। इस तरह सोचकर सब लोग मिलकर चामुंडेश्वरी को घर ले आते हैं। अगले ही दिन से चामुंडेश्वरी में बदलाव आ जाता है और वो सब लोगों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करने लगती है और इस तरह उस घर के सब लोग खुश रहने लगते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।